हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हमारीज क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये रहेगा आपका पार्ट 1। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे किनशिप के बारे में, कास्ट के बारे में और क्लास के बारे में। यहाँ पे डिस्कस करेंगे किनशिप क्या होता है। आपका जो परिवार होते हैं, आपके भाई बंधु होते हैं, उनको बोलते हैं कास्ट, जो जातियाँ होती हैं, और क्लास जो वर्ग होते हैं समाज के। ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में बात करेंगे और इसका जो टाइम पीरियड है वो 600 BC से लेके 600 CE के बीच में रहा है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस आते हैं। हमारे जो राजा होते हैं, पॉलिटिकल लाइफ मतलब आपके जो राजा महाराजा शुरू हो जाते हैं, महाजनपदात शुरू हो जाते हैं। मगध एक बहुत बड़ा एम्पायर रहता है, उसमें मौर्य डायनेस्टी होती है। अशोका के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। तो ये यहाँ पे हमने पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस देखे थे कि किस तरीके से उनकी आर्मी हुआ करती थी, कैसे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। और इकोनॉमिक में हमने क्या देखा था कि कैसे ट्रेड जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको किया जाता है। रोमन एम्पायर के साथ, ईरानियन एम्पायर के साथ, है ना, कॉइनेज सिस्टम शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दोनों चेंजेस जो हैं ये सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करवा के, मतलब जो एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि राजा क्या करते थे, जो लैंड ग्रांट करते थे ना किसी को भी, तो वो क्या है, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा देते थे। अगर किसी को ज़्यादा मात्रा में लैंड देनी है तो फॉरेस्ट दे दो। वो पर्सन जो है वो क्या करेगा, उसको क्लियर करवा के उसको एग्रीकल्चर के लायक बनाएगा, और फिर जब एग्रीकल्चर उस पर हो जाएगा तो राजा उसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है राजा अपनाते थे, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जो है उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। जैसे आपके ये जो आयरन के जो टूल्स हैं वो बनाए जाने लगते हैं, है ना, जो गोल्ड के और सिल्वर है इनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाने लगते हैं। तो क्राफ्ट की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और बहुत सारे डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स जो है वहाँ पे शुरू होते हैं। ठीक है, उनकी जो वेल्थ एक्वायर्ड होती है, सोशल डिफरेंसेस कैसे कैसे बनते चले जाते हैं। अभी अगर ट्रेड स्टार्ट हो गया है, जिसने अपने आप को आगे बढ़ा लिया, जो अच्छा बिजनेस कर पा रहा है वो अमीर बन जाता था, और जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो गरीब बन जाता था। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से समाज में जो लोग हैं वो गरीब और अमीर बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे हिस्टोरियंस जो हैं ये कुछ टेक्स्ट को यूज़ करके बता रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि पहले जो टेक्स्ट वगैरह से इन्होंने ये अनुमान लगाया कि सोशल बिहेवियर कैसे हुआ करते थे, लोगों के व्यवहार कैसे होते थे, लोग समाज में कैसे रीति रिवाजों को अपनाते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं, वाइड रेंज ऑफ द सोशल सिचुएशन प्रैक्टिसेस, कैसे उनके रीति रिवाज हुआ करते थे, कैसे वो अपने कल्चर को निभाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में बताएंगी। ठीक है, और इनको जो है, जैसे इनके कुछ आइडल हुआ करते थे सोशल एक्टर। सोशल एक्टर्स कौन होते हैं, ये आपके वो लोग होते हैं जो जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे अशोका, उन्होंने आपके ऊपर क्या प्रभाव डाला, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चाणक्य हैं, है ना, बुद्ध हैं, जैन हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर प्रभाव डाला है, आपने कुछ सीखा है उनसे, तो उनको सोशल एक्टर्स बोलेंगे। ये सब जो है हमें इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे हमारे हिस्टोरियंस बता रहे हैं कि ये किसके बारे में कंपोज किया गया है, कैसे कंपोज किया गया है, क्या लैंग्वेज यूज़ की गई है, किस वे में उसको क्रिएट किया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना इस चैप्टर का, वो है महाभारत, है ना। महाभारत के बारे में तो मोस्टली सब जानते ही होंगे, है ना। ये आपके क्या है, एक बहुत बड़ी कोलोसल एपिक है। कोलोसल मतलब बहुत बड़ी, ठीक है, एक शानदार, एक महाकाव्य है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा और लिखा भी जाता है। तो इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा जो श्लोक है ना उनको इसमें कंबाइन किया जाता है, कंपोज किया जाता है। जो क्या दिखाता है, सोशल कैटेगरीज के बारे में दिखाता है, सोशल सिचुएशंस बताता है। हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट की सबसे रिचेस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, इसको पूरे वर्ल्ड वाइड पढ़ा गया है, अलग अलग भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करके पढ़ा गया है। और इसमें जो चीज़ें हुआ करती थी वो समाज को दिखाती थी कि पहले जो समाज है वो किस तरीके से प्रैक्टिसेस किया करता था। इसको कंपोज करने में अप्रॉक्स 1000 ईयर्स लग जाते हैं, और 500 BC से लेके ऑनवर्ड्स, मतलब इसको इतने सालों तक कंपोज किया जाता है, क्योंकि अभी इसके नए नए वर्जन जो है वो उसको लाते रहते हैं। और जैसे पुरानी जो चीज़ें हैं वो 1000 साल से लिखी जा रही हैं, तो अभी तक उसके बारे में लिखा जा रहा है। उसको अपडेट करके उसमें नई नई चीज़ें नई नई जनरेशन को देने के लिए कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। लेकिन मेन जो मटेरियल है वो कॉमन ही रहता है उसमें। जैसे पांडव हैं, कौरव हैं, ठीक है, उनकी जो लड़ाइयाँ हैं, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कहाँ से शुरू हुए थे। तो जो मेन कॉमन जो मटेरियल है ना वो तो सेम मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आपके नेक्स्ट जनरेशन को समझाने के लिए कुछ नई कहानियाँ उसमें ऐड कर देंगे, तो ताकि वो चीज़ें जो है ईजिली समझ में आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स हुआ करते थे अर्ली सोसाइटीज़ में, है ना, कैसे उनके ग्रुप्स हुआ करते थे, लोग जो हैं वो कैसे कैसे अपने आप को वर्ग में डिवाइड किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक स्कॉलर रहे हैं जिनका नाम है वीएस सुक्तांकर। ठीक है, ये क्या करते हैं 1919 में एक स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको लीडरशिप करते हैं, इसके अंडर में बहुत सारे और स्कॉलर्स भी रहते हैं। तो उनसे ये क्या कहते हैं कि जितने भी एरिया में आपको महाभारत के जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, जो पांडुलिपियाँ मिली हैं, उन सबको कलेक्ट करो। ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, देखो जैसे इस तरीके से लिखी होंगी, है ना। ऊपर के जो आपके श्लोक हैं ये संस्कृत में लिखे होंगे और नीचे जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है, पांडुलिपि लिखी हुई है, क्या क्या है जो सारी चीज़ें। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है ना। तो उन्होंने क्या बोला, जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको बोला कि जितने भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, है ना, महाभारत के जो आपके टेक्स्ट मिले हैं, जो पांडुलिपियाँ मिली हैं, जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह मिले हैं, है ना, जितने भी टेक्स्ट मिले हैं उन सबको एक जगह पे क्या करो, इकट्ठा करो और फिर उसके बाद उनको कंपेयर करो। तो हमें जो कंपेयर करने के बाद जो चीज़ें हैं वो कॉमन जो नज़र आई उनको हम अलग कर लेंगे, बाकी की जो रीजनल वेरिएशंस हैं उनको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये काम अपने स्कॉलर्स को देते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल एडिशन, यानी इसको बहुत समय लगता है इसको एनालाइज करने में। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पूरे डिफरेंट पार्ट्स में जो भी इसके अवशेष, मतलब एक तरीके से इसके जो डॉक्यूमेंट्स फैले हुए हैं उन सबको कलेक्ट किया जाए, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन सबको कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम सारे के सारे जितने भी आपके श्लोक हैं जो कॉमन रहेंगे उनको हम एक जगह पे कंपोज कर देंगे, फिर उसके बाद उसको पब्लिश करेंगे, और वो भी सेवरल वॉल्यूम्स में। मतलब एक बुक में तो ये हो ही नहीं सकता, कई सारी बुक्स इसके अंदर होंगी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है 13,000 पेजेस लग गए। मतलब अगर आप सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हो, उसमें से भी आप कॉमन चीज़ें निकाल रहे हो, तो उसमें भी आपके 13,000 जो पेजेस हैं वो हो रहे हैं। और इसको पूरा कितना समय लगा, 47 ईयर्स जो है इसको कंप्लीट करने में लग गए, यानी पूरा जो कंपाइलेशन है उसको 47 ईयर्स लग गए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी एक एपिक है, कितना बड़ा एक महाकाव्य है। ठीक है, तो आगे हम इसमें देखेंगे कि जितना भी सब कुछ लिखा हुआ था ना, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो जितने भी हमें ये एनालाइज करना था वो संस्कृत लैंग्वेज में, इसके जो वर्जन्स हैं, इसकी जो स्टोरीज हैं, उन सबको एनालाइज करना था। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स फाउंड हुई हैं जितने भी सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, है ना, पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितने भी आपके ये फैला हुआ है महाभारत के जो टेक्स्ट फैले हुए हैं उनको एक जगह पे आपको लेकर आना है। और उसके जितने भी रीजनल वेरिएशंस हैं वो सारे तो अलग होंगे, लेकिन जो कॉमन मटेरियल है जैसे कौरव होंगे, पांडव होंगे, धृतराष्ट्र होंगे, द्रौपदी होंगी, कृष्णा होंगे, तो ये सारे क्या है, ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं। तो ये तो आपको सारी ही टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था ये सारी चीज़ें करना। उसके बाद हमने इसके डायलॉग्स वगैरह देखे कि उसमें जो टेक्स्ट में डायलॉग्स लिखे हुए हैं उन सबको क्या है ट्रांसलेट करना है, समझना है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और वो सारे के सारे क्या है मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे हुए थे। ठीक है, सोशल हिस्ट्री जो है ये पूरी की पूरी आपकी संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी हुई थी ब्राह्मण्स के द्वारा। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं धर्मसूत्रा, धर्मशास्त्रा, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो है ये सब संस्कृत में लिखी हुई हैं ब्राह्मण्स के द्वारा। तो इसमें जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस एंड ट्रेडिशंस जो डाले गए हैं ना, वो सब समाज के लिए डाले गए हैं कि समाज जो है हमारा किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से जो टेक्स्ट है ना उनको एक फेस वैल्यू बना दिया गया कि जो ब्राह्मण्स ने लिखा है वही पत्थर की लकीर है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि स्कॉलर्स जो हैं जब उनको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं पाली लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, तो इसमें भी ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ था सारी चीज़ें। ठीक, बाकी यहाँ पे क्या है संस्कृत को ज़्यादा क्यों इतना प्रमोट किया गया, क्योंकि संस्कृत जो है ये ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी और ब्राह्मण जो है वो सबसे उच्च वर्ग हुआ करता था उस समय पे। तो ऐसे माना जाता है कि जो ब्राह्मण्स लिख देते थे ना अपने टेक्स्ट वगैरह में, वही एक क्या हो जाता था, पूरी तरीके से अथॉरिटेटिव होता था, उसको सबको मानना ही पड़ता था। लेकिन ऐसे भी एविडेंसेस देखने को मिले हैं कि उनको रिजेक्ट भी किया गया है। जैसे कुछ नॉर्म्स बना दिए हैं कि भाई ये काम नहीं होगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लें प्रभावती गुप्ता का, ठीक है, वहाँ पे क्या बोला गया है कि लेडीज़ को प्रॉपर्टी रखने का कोई अधिकार नहीं है और लेडीज ग्रांट भी नहीं दे सकती हैं और एक्सेस भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन प्रभावती गुप्ता ने कैसे कर लिया, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि समय के साथ जो है वो वहाँ पे रिजेक्शन शुरू हो गया था, लोग सारे नॉर्म्स को माने, ये जरूरी नहीं था। ठीक है, तो समाज जो है अपने हिसाब से, मतलब कोई भी चीज़ को ना समाज हमेशा एक जगह से कांस्टेंट नहीं रख सकता है, उसमें चेंजेस जो है वो जरूर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। उसके बाद जो है हमारी जो हिस्ट्री है उसको किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, मेनली हमारा जो समाज था ना वो पहले किस तरीके का होता था, यहाँ पे इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है किनशिप एंड द मैरिजेस। तो यहाँ पे मैरिजेस के बारे में देखेंगे, किनशिप के बारे में देखेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए अपनाए जाते थे, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट में दिया हुआ है कुल, ठीक है, कुला बोलते हैं इसको। कुल का मतलब होता है जो भी आपका परिवार होता है ना
उसको हम कुल बोलते हैं कि आप कौन से कुल से बिलोंग करते हो, आप कौन से परिवार से हो, इस तरीके से, ठीक है। तो वो एक तरीके से डेजिग्नेट करता है फैमिलीज को। जनाती, जनाती क्या होता है, जितने भी आपके ब्लड रिलेशंस पीपल है ना जो आपके किंगफोर्क में आते हैं, जैसे आपके चाचा हो गए, ताऊ हो गए, कजन्स हो गए, है ना, तो ये सारे के सारे लोग क्या है आपके जनाती के अंडर में आएंगे, जो एक बड़ा परिवार बनाते हैं या आपके रिलेटिव्स को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वंशा। वंशा क्या होता है, आपका लीनेज सिस्टम है, ये आपके वंश को चलाता है, जैसे कोई फादर है ना, उनका बेटा, फिर उसका बेटा, तो इस तरीके से जो वंश है वो आगे बढ़ेगा तो उसको हम लीनेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स आपने समझे। अब आते हैं हम टॉपिक पे, फाइंडिंग आउट अबाउट द फैमिलीज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फैमिलीज के बारे में। तो फैमिलीज की लाइफ जो है वो किस तरीके से हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। देखो हर परिवार जो है ना वो अलग अलग होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, और उनके जो रीति रिवाज होते हैं, उनकी जो कंडीशंस होती हैं, कोई स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई लिबरल होते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े हुआ करते थे और वहाँ पे क्या है आपके सेम एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं, है ना। सेम फैमिलीज जो है वो साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो ये बड़े बड़े परिवारों में देखने को मिला है, ठीक है। तो एक तरीके से कैसे आपका जो नेटवर्क है वो लार्ज होता जा रहा है लोगों के साथ। आपके रिलेटिव्स जो है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके रिलेटिव्स नहीं होते, ठीक है। मतलब रिलेटिव्स आपके कहीं ना कहीं जो है वो स्प्रेड होंगे ही, और वो सारे के सारे जो लोग जब एक जगह कंबाइंड हो जाते हैं तो वो किनफोक बनाते हैं, ठीक है। तो कहीं पे क्या है कि जैसे आपके नेचुरल रिलेशंस पाए जाएंगे, जैसे आपके ब्लड रिलेशन, जैसे आपके पापा हैं, आपके चाचा हैं, आपके ताऊ जी हैं, है ना, आपके जो बुआ जी हैं, ये सारे के सारे लोग क्या है ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जो आपके कजन्स हैं आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं आते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे कजन्स वगैरह में मैरिजेस कर दी जाती हैं तो ये आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद मतलब कहने का है कि कुछ लोग मानते थे इन चीज़ों को, कुछ लोग नहीं मानते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके हिस्टोरियंस बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है ना ये एलिट फैमिली की तो मिल जाती हैं, जैसे राजाओं के, रानियों के, इनकी फैमिली कैसे हुआ करती थी, तो इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन ऑर्डनरी पीपल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक नॉर्मल मध्यम समाज हुआ करता था जिसके बारे में इंस्क्रिप्शंस वगैरह में भी इतना डिनोट नहीं किया गया, न लिखवाया गया है। तो इसके बारे में मतलब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि पहले के जो लोग हुआ करते थे उनके कैसे एटीट्यूड्स होते थे अपनी फैमिली के प्रति, ठीक है, अपने किनशिप के प्रति, यानी आपके परिवार के प्रति, और आपके परिवार के बाहर जो आपके किनशिप फैला हुआ है रिलेटिव्स के प्रति कैसा व्यवहार होता था, ठीक है। हमारे हिस्टोरियंस बता रहे हैं कि लोगों की कैसे थिंकिंग हुआ करती थी, है ना, उनकी सोच कैसे होती थी। तो सोच के माध्यम से हम बता सकते हैं कि वो समाज पे कैसे इम्पैक्ट डालते थे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है ना वो समाज में कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो लेकर ही आता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।